सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म। तो पहले समझ लेते हैं कि आइसोमरिज्म का मतलब क्या है। ये जो टर्म आइसोमर है, दिस टर्म वाज गिवन बाय बर्ज़ीलियस। सो बर्ज़ीलियस gave the term आइसोमर। ओके, ये जो आइसोमर है ये ग्रीक वर्ड है और ये बना है आइसोमेरोज से। ओके, तो ये जो आइसोमेरोज है, आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स। ओके, तो आइसोमर की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या दोनों डिफरेंट हैं। ओके, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different physical or chemical properties or both। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जिनकी फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या दोनों ही डिफरेंट हैं तो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है इसको हम आइसोमरिज्म कह देते हैं। द फिनोमिनन इज़ कॉल्ड आइसोमरिज्म, राइट। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो हमने डेफिनेशन लिख ली इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या दोनों डिफरेंट हैं। तो सपोज़ मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H6O। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला गिवन टू मी। अच्छा, अब अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले से मुझे जो कंपाउंड मिल सकता है वो क्या क्या मिल सकता है? देखो, एक मुझे ये मिल सकता है C2H5OH और एक ये मिल सकता है CH3OCH3। ओके, तो अगर आप इनको देखो तो ये जो C2H5OH है ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? ईथर। इसका आयुपैक नेम क्या है? इथेनॉल। और इसका आयुपैक नेम क्या है? मिथॉक्सी मीथेन। ओके, नाउ अगर हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 351 केल्विन। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? बोलो, 297 केल्विन। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मेल्टिंग पॉइंट देख लो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -114.14 डिग्री सेल्सियस और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -113 डिग्री सेल्सियस। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट हैं।
अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ईथर जो है, मिथॉक्सी मीथेन, ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी 100% है, 100% सॉल्यूबल इन वाटर। और इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, लेस सॉल्यूबल। ओके, तो अब हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यस अब अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करें तो देखो, ये हो गया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, CH3 CH2 OH। ओके, तो हमको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। ओके, नाउ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑक्सीजन की तरफ रहता है। ओके, तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमेशा ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, C2H5O- और H+। ओके, इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक है, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो H+ बाहर निकल रहा है। ओके, तो अगर मैं इस इथेनॉल को सोडियम के साथ ट्रीट करता हूँ, ओके, या किसी एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करता हूँ, तो C2H5OH प्लस Na, तो मुझे क्या मिल जाएगा, C2H5ONa प्लस हाफ H2, राइट। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अल्कोहल को किसी एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट कर रहा हूँ तो इट इज़ गिविंग आउट हाइड्रोजन गैस। ओके, ईथर चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास ईथर है, ओके, अगेन 3.5, 2.5, 2.1। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये बहुत कम है ना। आपने ये पढ़ा होगा CH4, हमको पता है कि CH4 को हम नॉन पोलर ट्रीट करते हैं, है ना, या फिर जितने भी एल्केन्स हैं वो आपके नॉन पोलर होते हैं, राइट। नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, इवन दो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है फिर भी ये नॉन पोलर हैं। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये बहुत कम है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो इसका मतलब है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हम करेंगे तो हमको H+ नहीं मिलेगा। यस, तो अगर मैं इसको एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करता हूँ CH3OCH3 प्लस Na, तो मुझे क्या मिलेगा,
नो प्रोडक्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इनको एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट कर रहा हूँ तो अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ईथर के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है, तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ओके, एक और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, सेकेंड वन। ये एक फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस देखो कि जब हम अल्कोहल को इथेनॉल प्लस ल्यूकास रिएजेंट, ओके, इथेनॉल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट आपका एक मिक्सचर है ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, ओके, इसका मिक्सचर है, राइट। तो अगर मैं इथेनॉल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है C2H5Cl प्लस H2O। ये जो C2H5Cl है ये मुझे टर्बिडिटी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। मुझे पता कैसे चलता है C2H5Cl बन गया है, मेरा जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड हो जाता है। टर्बिड का मतलब क्या होता है? जैसे हम पानी में डेटॉल डालते हैं तो क्लाउडीनेस आ जाता है, तो वही टर्बिडिटी है, ओके। तो जब हम इथेनॉल में ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हैं तो हमको टर्बिडिटी मिलती है ऑन हीटिंग, राइट। लेकिन अगर मैं ईथर को ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करूं, ईथर प्लस ल्यूकास रिएजेंट, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे नो रिएक्शन, ओके। तो ईथर ल्यूकास रिएजेंट के साथ इनर्ट रहता है, ओके। तो हमने क्या देखा कि ये दो कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं। तो हमने क्या बोला कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यस, तो आइसोमर्स क्या हो गए? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जिनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या दोनों डिफरेंट हैं, उनको हम आइसोमर्स कह देते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब हम देख लेते हैं कि आइसोमर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइसोमर्स? टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। तो ये जो आइसोमर्स होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, ओके। कौन से? एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो, ठीक है। तो अब किसी ने बोला कि यार बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल कौन से हैं, स्टीरियो कौन से हैं? तो एकदम देख के पहचानने का तरीका क्या है कि जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे उनके आईयूपैक नेम्स डिफरेंट होंगे। सो दे हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम्स। और जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होंगे उनके आईयूपैक नेम्स सेम होंगे, सेम आईयूपैक नेम्स। कोई एग्जाम्पल देख लो। मान लो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था C2H5OH एंड CH3OCH3, है ना। तो C2H5OH का नाम क्या था? इथेनॉल। इसका नाम क्या था? मिथॉक्सी
मीथेन, है ना। तो क्या हो गया, डिफरेंट आईयूपैक नेम्स हो गए। ओके, स्टीरियो में देख लो, मेरे पास एक ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH3H, और इसका अगर हम नाम लिखने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाता है ब्यूट टू इन। ओके, एक और इसी का देख लो एग्जाम्पल, CH3CH3। अब इसका अगर हम नाम लिखने जाते हैं तो इसका नाम भी ब्यूट टू इन है ना, सेम आईयूपैक नेम। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया जाता है, इनके आगे एक टर्म ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं सिस और यहाँ लिख देते हैं ट्रांस। ओके, तो क्या मतलब हुआ कि व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो उसको सिस बोल दिया, एंड व्हेन दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड तो उसको ट्रांस बोल दिया। लेकिन आईयूपैक नेम तो डिफरेंट है ना, आईयूपैक नेम तो सेम है, सॉरी, है ना। तो इसका मतलब है कि ये स्टीरियो हो गए और ये स्ट्रक्चरल हो गए। ओके, ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये फर्दर दो तरह से क्लासीफाई कर दिए गए हैं। एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल, ओके। जो कॉन्फ़िगरेशनल हैं वो फिर फर्दर दो तरह से क्लासीफाई कर दिए जाते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ओके, तो इस तरह से इनको आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। ओके, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया है, देखो कैसे कैसे, एक चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा मेटामर, चौथा टॉटोमर, पांचवा फंक्शनल आइसोमर, और लास्ट रिंग चेन आइसोमर। ओके, पहला चेन, फिर पोजीशन, फिर मेटामर, टॉटोमर, फंक्शनल आइसोमर एंड चेन आइसोमर। ओके, तो इनको याद रखने के लिए एक राइम टाइप का हम बना सकते हैं। राइम क्या है, पहले नीट से पहले CPMT का एग्ज़ाम हुआ करता था मेडिकल के लिए, तो CPMT, ओके, चेन, पोजीशन, मेटामर, टॉटोमर में फेल आर। ओके, CPMT में फेल आर, राइट। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। ओके, अगर हम इनकी प्रायोरिटी देखें, ठीक है, प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का वो क्या हो जाएगा, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या क्या है, देखो सबसे पहले रिंग चेन, फिर टॉटोमर, फिर फंक्शनल आइसोमर, फिर मेटामर, फिर चेन आइसोमर और फिर पोजीशन आइसोमर। ओके, तो इसको भी याद करने का एक तरीका देख लो। रतन
टाटा फ्री में कार से पहुँचे। रतन टाटा फ्री में कार से पहुँचे। सो रिंग, टॉटोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। ओके, तो इस तरह से आप इसकी प्रायोरिटी का ऑर्डर याद करके रख सकते हो। ओके, तो ये हमारे आइसोमर्स के टाइप्स हो गए। ओके, अब हम एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं चेन आइसोमर्स। ओके, सो सबसे पहले चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखो। चेन आइसोमर्स आपके वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो डिफ़र कर रहे हैं इन मेन चेन और साइड चेन। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो डिफ़र कर रहे हैं इन मेन चेन और साइड चेन। ओके, सो इसको डिफाइन कर लेते हैं। आइसोमर्स which differ in main chain और side chain और both are chain isomers। ओके, तो चेन आइसोमर्स तब कहते हैं जब पेरेंट चेन या साइड चेन के अलावा कुछ भी और नहीं चेंज होना चाहिए। ओके, पेरेंट चेन या साइड चेन के अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम चेन आइसोमर कह देते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया C4H10। ओके, और हमको बोला कि इसके चेन आइसोमर्स बनाओ। तो नॉर्मली जब चेन आइसोमर बनाया जाता है तो कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप लिखा जाता है कि फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, तो इसको कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी कहा जाता है, DBE। ओके, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, DU इज इक्वल टू 2C + 2 - H - X + N / 2। ओके, C कार्बन, H हाइड्रोजन, X हेलोजन, N नाइट्रोजन। ओके, नाउ अगर मेरे पास एल्केन है, फॉलोइंग जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, या फिर एल्काइल ग्रुप है, तो मुझे DU निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं आएगा। ओके, अगर आपको देख के फॉर्मूला देख के ये लग रहा है कि यार ये अनसैचुरेटेड हो सकता है क्योंकि ये एल्केन का जनरल फार्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम पहले DU निकाल के ये चेक कर लेंगे कि इसमें कितने अनसैचुरेशंस हैं। इज इट क्लियर? राइट, मान लो अगर मेरे को इसके लिए अनसैचुरेशन निकालना है ना, ये एल्केन है लेकिन फिर भी हम अनसैचुरेशन निकाल के देख लेते हैं कि अगर एल्केन है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और कोई भी अनसैचुरेशन इसमें नहीं होना चाहिए, तो हम इसका DU निकाल रहे हैं। सो DU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 2 - 10 बाकी 0 हो गया 2। सो 2 4 8 + 2 10 10 - 10 0, तो इसमें DU 0 आ गया। इसका मतलब है कि इसमें कहीं पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है या कोई अनसैचुरेशन नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप देखो हम क्या करते हैं इसमें।
सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज़, एक बार हमको पता चल गया कि DU क्या है, उसके बाद फिर हम कार्बन चेन की स्केलेटन बना लेते हैं। ठीक है, हम स्केलेटन बना लेते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मान लो 4 कार्बन हैं तो हमने पहले 4 कार्बन की चेन बना ली, फिर एक कार्बन निकाल लिया, 3 की बना ली, है ना, इस तरह से। तो जितने भी कार्बन हैं एक एक कार्बन कम करके हम इनकी चेन बना लेते हैं। सो सेकेंड स्टेप विच वी आर गोइंग टू फॉलो इज मेक अ स्केलेटन of carbon atoms in decreasing order। ओके, क्या मतलब हुआ? देखो, मान लो मेरे पास ये 4 कार्बन की चेन है। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक कार्बन निकाल लिया और उसको ब्रांचिंग में डाल दिया, तो अब 3 कार्बन की चेन हो गई, है ना। तो अब मेरे पास एक चेन ये हो गई और एक चेन ये हो गई, 2 डिफरेंट तरह की पेरेंट चेन्स बन गई। इसमें कोई साइड चेन नहीं है, इसमें एक साइड चेन है ना। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स नहीं डाल रहा हूँ, ओके, ओनली टू सेव टाइम, राइट। आपने सबने हाइड्रोजन्स डालने हैं, ओके। तो ये मेरा बन गया ब्यूटेन, या फिर ज़्यादा करेक्ट एन ब्यूटेन, है ना, और ये मेरा बन गया आइसोब्यूटेन। ओके, थर्ड स्टेप आपने क्या फॉलो करना है? ओके, थर्ड स्टेप में आपने देखना है कि टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, टेक the help of chemically different hydrogen atoms और positions, है ना। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक डिफरेंट पोजीशन ये हो गई और एक डिफरेंट पोजीशन ये हो गई, है ना। अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये इसके सिमिलर हो जाती है, और अगर इसको लेता हूँ तो ये इसके सिमिलर हो जाती है। तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं, तो जब मैं एक कार्बन हटा दूंगा तो मेरे पास अब यही एक पोजीशन बची जहाँ पे मैं ब्रांचिंग डाल सकता हूँ, तो मेरे को एक ये डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जो हमने ये 3-4 स्टेप्स लिख लिए हैं, वी जस्ट ट्राई टू फॉलो दीज स्टेप्स। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2, C5H12। ओके, अब हमने देखना है कि C5H12 के कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। ओके, तो क्योंकि ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो हमको इसमें DU निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि DU इसमें 0 आएगा, राइट। मान लो आपको निकालने का मन कर रहा है तो आप निकाल के चेक भी कर सकते हो। ओके, तो अब मैंने क्या किया कि मैं इसमें देख लूँगा कि केमिकली डिफरेंट पोजीशंस कितने कितने हैं। तो मेरे पास 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम की चेन हो गई। ओके, केमिकली डिफरेंट पोजीशंस क्या क्या हैं देखो। अगर मैं यहाँ से ये कार्बन हटा देता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे केमिकली डिफरेंट पोजीशन पे ये कार्बन को प्लेस करना है ना। तो केमिकली डिफरेंट पोजीशंस क्या क्या हैं? ये फर्स्ट पोजीशन है, ये एक सेकेंडरी पोजीशन है, और ये एक सेकेंडरी पोजीशन है ना। अब अगर मैं इस मिथाइल को यहाँ पे डालता हूँ तो फिर से ये 5 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन हो जाती है ना। अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो मुझे एक स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, देखो, एक स्ट्रक्चर मुझे ये मिल गया, है ना। इसका नाम क्या है? पेंटेन।
और इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अब अगर मैं इस मिथाइल को भी यहाँ से निकाल लेता हूँ, ओके, तो अब मैं इसको कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ? तो अगर मैंने ये मिथाइल यहाँ से निकाल लिया तो अब मेरे पास 3 कार्बन की चेन रह गई, है ना। एक मिथाइल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये जो मिथाइल मैंने निकाल लिया ये भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अब मुझे ये कंपाउंड मिल गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन सब में पेरेंट चेन या फिर साइड चेन अलग अलग हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। इज इट क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म देख लेते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, है ना। एक बार हम पोजीशन कर लेंगे, फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे जब हम एग्जांपल्स कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर चेन के बन रहे हैं, कुछ पोजीशन के बन रहे हैं। तो आप डिस्टिंग्विश तभी कर पाओगे जब आप पोजीशन आइसोमर एक बार पढ़ लोगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? पोजीशन आइसोमर का नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ पोजीशन का डिफरेंस होगा, है ना। तो अब ये सोचो कि ये पोजीशन कहाँ कहाँ पे डिफरेंट हो सकती है। ओके, जब भी मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखता हूँ तो जो ऑर्डर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? आपके जो भी एल्काइल ग्रुप्स हैं या फिर हेलोजेंस हैं या फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हमेशा प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, जैसे ईथर हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, है ना। तो पेरेंट चेन में इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो भी मुझे पोजीशन आइसोमर्स का एक अरेंजमेंट मिलता है ना। सो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स like Cl, OR, ईथर, ओके, Cl को इन जनरल X लिख लेते हैं, ईथर, NO2, NO एंड सो ऑन। ओके, तो ये अगर चेंज हो जाएगी तो हमको एक नया अरेंजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? आपके जो साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स पोजीशन। ओके, तो ये भी चेंज हो सकती है, कैन चेंज, और ये भी चेंज हो सकती है, कैन चेंज। ओके, वर्ड रूट, इसमें कोई पोजीशन इन्वॉल्व नहीं होती है ना। सो पोजीशन नॉट इन्वॉल्व। ओके, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स देखो क्या है? प्राइमरी सफिक्स आपके बेसिकली 3 होते हैं, एन, इन और आइन। ओके, तो एन में तो पोजीशन का कोई मैटर नहीं है ना, सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है। अगर इन या आइन आ रहा है तो ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है ना। सो पोजीशन
ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, कैन चेंज। ओके, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आपके क्या हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, ओके, इनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है ना। जैसे मान लो अल्कोहल है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है, सेकेंड कार्बन पे लगा है, थर्ड कार्बन पे लगा है ना, तो पोजीशन चेंज हो सकती है। सो पोजीशन कैन चेंज, राइट। तो अब आप देखो कि इतनी सारी जगह पे हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब पोजीशन आइसोमर को डिफाइन कर लेते हैं। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स आपके वो आइसोमर्स हैं विच डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स, कीपिंग नो चेंज इन मेन चेन और साइड चेन। ओके, तो डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have difference in position of functional group, multiple bond or substituents keeping no change in main chain or side chain, okay, are called position isomers। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपने कि जब हम पोजीशन आइसोमर की बात कर रहे हैं, ओके, तो दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हमेशा। पहला पॉइंट, साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन मस्ट रिमेन सेम। साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन must remain same। ओके, पेरेंट चेन और साइड चेन के साइज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सेकेंड देखो, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, and substituent must remain same। ओके, कोई फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने ये लिख दिया CH3O CH3 C2H5OH। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, है ना, तो फंक्शनल ग्रुप में कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड में कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे कि मेरे पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे
और मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो इवन दो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है, यहाँ पे 2 अनसैचुरेशन आया, यहाँ पे भी 2 अनसैचुरेशन आ गया, है ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हमने मल्टीपल बॉन्ड भी चेंज नहीं करना है, हमने सब्सटीट्यूएंट्स भी चेंज नहीं करने हैं, हमने फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं करना है। इनको चेंज किए बगैर हम पेरेंट चेन और साइड चेन को सेम रखते हुए केवल इनकी पोजीशन चेंज करके जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं वो हमारे पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। ओके, तो एक एग्जांपल देख लो। मान लो मुझे एग्जांपल दिया हुआ है C3H8O और मुझे बोला है कि इसके सारे पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं। ओके, तो इसके पोजीशन आइसोमर्स क्या क्या बन जाएंगे, देखो। पहले तो हमको पता लगाना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो मैंने OH लगा लिया। ओके, तो एक अरेंजमेंट ये हो गया। अगर मैं इसका नाम लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1ऑल, है ना। और एक अरेंजमेंट ये हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, है ना। अब देखो पेरेंट चेन सेम है, क्या डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। इसमें फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पे है, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। ओके, एक और एग्जांपल देख लो, C6H14, ठीक है। तो मैंने इसके स्ट्रक्चर्स बना लिए, एक मैंने बनाया ये और एक मैंने बनाया ये, है ना। सेम पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम की, सेम साइड चेन 1 कार्बन एटम की। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइड चेन सेकेंड कार्बन पे है, यहाँ पे साइड चेन थर्ड कार्बन पे है। इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन है और इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए। इज इट क्लियर? ओके, राइट। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो वहाँ पे हम पोजीशन और चेन में फ़र्क समझ पाएंगे। ओके, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो C6H14 के ही मैंने और आइसोमर्स बना लिए, ठीक है। अगर मैं इसके और आइसोमर्स बना लेता हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, देखो। एक ये हो जाएगा, 1 2 3 4, एक ये हो जाएगा, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, राइट। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, चेक करो। एक ये हो जाएगा, स्ट्रेट चेन भी हो जाएगा, 3 3 6, ठीक है। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि इनमें से कौन से अरेंजमेंट चेन है और कौन से अरेंजमेंट चेन नहीं है, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर मुझे ये पूछा जा रहा है कि कौन से पोजीशन है कौन से पोजीशन नहीं है ना। तो कंपाउंड एंड टाइप ऑफ आइसोमर। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड देख लेता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड, पेरेंट चेन सेम है, साइड चेन सेम है, साइड चेन की पोजीशन अलग अलग है, तो ये क्या हो गए, पोजीशन। ओके,
सेकेंड एंड थर्ड, पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम की है, साइड चेन 4 कार्बन एटम की होगी। साइड चेन में पेरेंट चेन 4 कार्बन एटम की होगी, साइड चेन में 1 कार्बन आ रहा है, साइड चेन में 2 कार्बन आ रहे हैं, तो साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन मस्ट रिमेन सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो गया है ना, तो ये आपका हो जाएगा चेन आइसोमर। थर्ड एंड फोर्थ चेक करो, पेरेंट चेन 4 कार्बन की, पेरेंट चेन 4 कार्बन की, साइड चेन 2 कार्बन की, साइड चेन 2 कार्बन की। यहाँ पे साइड चेन सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे साइड चेन सेकेंड पोजीशन पे, तो ये पोजीशन आइसोमर। ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ चेन आइसोमर। यस, क्लियर है। तो अब हमें ये पहचानना है कि कब चेन आइसोमर बनेगा और कब पोजीशन आइसोमर बनेगा। ओके, मुझे ये पता होना चाहिए कि चेन आइसोमर कब बनेगा और पोजीशन आइसोमर कब बनेगा, ठीक है, या किसको चेन कहेंगे किसको पोजीशन कहेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ओके, ट्रिक क्या है देखो, हम यहाँ पे एक नंबर की मदद से फाइंड कर लेंगे कि कब चेन है कब पोजीशन है, और उस नंबर को मैंने नाम दिया है SS नंबर। ओके, अब ये SS नंबर क्या है देखो, हमने 2 टर्म इसमें यूज़ कर लिए, एक X और एक Y। X क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, और Y क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स स्टार्टिंग विथ कार्बन। ओके, तो अगर मेरे पास इफ SS number is same, तो ये पोजीशन आइसोमर, ठीक है, ये एक S हो गया और ये दूसरा S हो गया। ओके, तो पोजीशन आइसोमर। इफ SS नंबर इज डिफरेंट, तो ये चेन आइसोमर। ओके, चेक करो, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, तो SS नंबर इसमें कितना हो जाएगा, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है और एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन की चेन है ना, तो 51, और इसमें SS नंबर क्या हो जाएगा, इसमें भी 51 है ना, तो SS नंबर सेम तो पोजीशन आइसोमर, SS नंबर सेम पोजीशन आइसोमर। ओके, इसमें SS नंबर चेक करो, SS नंबर इसके लिए कितना हो जाएगा 42, इसके लिए कितना हो जाएगा 42, इसके लिए कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड और फोर्थ को चेक, थर्ड को चेक करता हूँ तो SS नंबर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर। थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करूँ तो SS नंबर सेम है तो पोजीशन आइसोमर। फोर्थ एंड फिफ्थ को चेक करूँ तो SS नंबर डिफरेंट आ रहा है तो चेन आइसोमर। ओके, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आप पोजीशन और चेन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। ओके,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया C5H10, ओके, C5H10, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसका DU निकाल लिया। DU इज़ इक्वल टू 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N बाई 2। तो इसमें DU आ जाएगा 1। तो अगर DU 1 आ गया तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? तो अगर DU 1 आ जाता है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें रिंग चेन आइसोमर बन सकता है, क्योंकि 1 रिंग इज़ इक्विवेलेंट टू 1 अनसैचुरेशन। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें एल्कीन्स बन सकते हैं, है ना। तो हम पहले सारे रिंग चेन आइसोमर्स देख लेते हैं, ओके। सो ऑल रिंग चेन आइसोमर्स। तो ऑल रिंग चेन आइसोमर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, देखो। फर्स्ट, एक ये बन जाएगा, है ना। सेकंड, एक ये बन जाएगा, राइट। थर्ड, एक ये बन जाएगा। फोर्थ, एक ये बन जाएगा। एंड फिफ्थ, एक ये बन जाएगा, ओके। अब हमको बोला कि पता लगाओ कि इसमें कितने चेन हैं, कितने पोजीशन हैं। सो कंपाउंड्स एंड आइसोमर्स। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने SS नंबर निकाल लिया, ओके। 5 कार्बन की चेन है और कोई भी साइड चेन नहीं है। 4 कार्बन की चेन है, एक साइड चेन है। 3 कार्बन की पेरेंट चेन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। 3 कार्बन की चेन है और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं कार्बन वाले। देखो, एक कार्बन इधर आ जाएगा, एक कार्बन इधर आ जाएगा। और 3 कार्बन की चेन है और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये है ना। तो मैंने कंपेयर करना शुरू किया, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्या हो रहा है, बताओ। SS नंबर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो अगर SS नंबर डिफरेंट है तो कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर, है ना। सो चेन। देन सेकेंड एंड थर्ड अगेन SS नंबर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर। फिर थर्ड एंड फोर्थ, SS नंबर 31, 32, अगेन चेन आइसोमर। फोर्थ एंड फिफ्थ, SS नंबर सेम, पोजीशन आइसोमर, ओके। अब इसके हम एल्कीन वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। सो एलिफैटिक स्ट्रक्चर्स देख लो। तो एलिफैटिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या बन जाएंगे इसके स्ट्रक्चर, देखो। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, है ना। एक ये भी बन जाएगा और एक ये भी बन जाएगा, ओके। अब हम इनको चेक कर लेते हैं कि कंपाउंड कौन से हैं
मतलब कौन से आइसोमर्स हैं, है ना। सो कंपाउंड एंड आइसोमर्स तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एसएस नंबर निकाल लेंगे, है ना। 5 कार्बन कोई चेन नहीं 50, 5 कार्बन कोई चेन नहीं 50, 4 कार्बन एक साइड चेन 41, 4 कार्बन एक साइड चेन 41, 4 कार्बन एक साइड चेन 41। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड सेम एसएस नंबर। तो जब सेम एसएस नंबर होता है तो पोजीशन आइसोमर। सेकेंड एंड थर्ड एसएस नंबर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर। ओके, थर्ड एंड फोर्थ एसएस नंबर सेम है, पोजीशन आइसोमर। फोर्थ एंड फिफ्थ एसएस नंबर सेम है, पोजीशन आइसोमर। एंड थर्ड एंड फिफ्थ, तो थर्ड एंड फिफ्थ में देखो सेम एसएस नंबर है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, साइड चेन की पोजीशन सेम है, तो ये क्या हो गए, आइडेंटिकल। ओके, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कब चेन बन रहा है, कब पोजीशन बन रहा है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देख लो। मान लो मुझे दे दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। सो अब मेरे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H12O। ओके, मैंने इसका DU निकाल लिया तो DU इसका 0 आ जाएगा। ओके, अब इसके मैंने अल्कोहल्स बनाने हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स बनाने हैं तो पहले मैंने इसके पेरेंट चेन्स बना लिए, ठीक है। तो पेरेंट चेन की एक पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 2, है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये। अब मुझे ये देखना है कि इनमें केमिकली डिफरेंट पोजीशंस कौन सी हैं। देखो, एक ये केमिकली डिफरेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसमें मेरे पास 3 केमिकली डिफरेंट पोजीशंस बन रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं इस तरह की चेन से 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ अल्कोहल्स बना सकता हूँ। तो एक बन जाएगा ये, दूसरा बन जाएगा ये, और तीसरा बन जाएगा ये। ओके, इसमें केमिकली डिफरेंट पोजीशंस क्या क्या हैं, 1 2 3। ओके, ये भी डिफरेंट हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ से जब करेंगे तो सेकंड पे ब्रांचिंग है, यहाँ से करेंगे तो थर्ड पे ब्रांचिंग आ रही है। तो इसका मतलब है मुझे 4 केमिकली डिफरेंट पोजीशंस मिल रही हैं। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये 5th, ये 6th, ये और 7th
ये। ओके, अब मेरे पास ये देख लो, इसमें यही एक पोजीशन है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो यहाँ पे OH नहीं आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये और ये आइडेंटिकल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरी जो केमिकली डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा ये। ओके, अब मुझे बोला है कि चेक करो कि कौन सा पोजीशन है, कौन सा चेन है। ओके, तो अब मुझे चेक करना है, तो मैंने लिख लिया कंपाउंड और आइसोमर। तो मुझे चेन और पोजीशन को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा चेन है, कौन सा पोजीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एसएस नंबर निकाल लेंगे। ओके, तो देखो 5 कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 0 एसएस नंबर, 5 0 एसएस नंबर, 5 0 एसएस नंबर। 4 कार्बन एटम की चेन है और 1 कार्बन की ब्रांचिंग है, सो 4 1। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की ब्रांचिंग है, सो 4 1। 4 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की ब्रांचिंग है, 4 1। 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, एक और आएगा यहाँ पे, ये। ओके, तो 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे भी एक और आएगा, यहाँ पे भी एक कम कर दिया, लाइक दिस, OH 1 2 3 4 और ये 5। ओके, तो इसको भी 41, है ना, और यहाँ पे भी एक आएगा OH। ओके, 3 कार्बन की चेन है, 2 ब्रांचिंग है, सो 32। ओके, तो अब मुझे रिलेशन निकालनी है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8। ओके, देख लो, एक बार आपने एसएस नंबर निकाल लिया तो फिर बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सेम एसएस नंबर, सो पोजीशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड सेम एसएस नंबर, पोजीशन थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंट एसएस नंबर, चेन। फोर्थ एंड फिफ्थ डिफरेंट सेम एसएस नंबर, सेम एसएस नंबर है तो पोजीशन। फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेम एसएस नंबर, पोजीशन। सिक्स्थ एंड सेवेंथ सेम एसएस नंबर, पोजीशन। एंड सेवेंथ एंड एट्थ डिफरेंट एसएस नंबर, चेन। ओके, तो इस तरह से आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन से चेन हैं और कौन से पोजीशन हैं। ठीक है, अब कुछ और मिक्स्ड एग्जांपल्स देख लो। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने रिलेट करना है कि ये चेन है या पोजीशन है। तो सबसे पहले हम इसमें वही एसएस नंबर से हम निकाल लेंगे, है ना। सो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, कोई कार्बन की ब्रांचिंग नहीं है, तो एसएस नंबर 50। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, एसएस नंबर 50। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, 2 ब्रांचिंग है, एसएस नंबर 62। 6 कार्बन की चेन है, 2 ब्रांचिंग है, एसएस नंबर 62। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, कार्बन की कोई ब्रांचिंग नहीं है, 50, अगेन 50। ओके, यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और
एक कार्बन की ब्रांचिंग है, सो एसएस नंबर 41, 1 2 3 4 5, ओके सेम कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 41, 1 2 3 4, एक ब्रांचिंग 41, 1 2 3 4, एक ब्रांचिंग 41, ओके 1 2 3 4 5, सो 50, 1 2 3 4 5, 50, 50, 31, 6 और 2 62, 6 और 2 62, 6, एक ब्रांचिंग इधर है, एक ब्रांचिंग इधर है, 62, 62, 1 2 3 4 5, 50, 1 2 3 4 5, 50, ओके। तो अब मैं इजीली बोल सकता हूँ, है ना, ये क्या हो गया पोजीशन, ये पोजीशन, दिस वन पोजीशन, पोजीशन, अगेन पोजीशन, ये पोजीशन, ये चेन, ये पोजीशन, पोजीशन एंड पोजीशन, ओके। तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा चेन आइसोमर बना रहा है और कौन सा कंपाउंड हमारा पोजीशन आइसोमर बना रहा है, ओके। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.